हेलो जी, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज से हम लोग नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMED भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिएगा, अभी आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात कर लेते हैं IMED क्या है, ये क्या हमें नॉलेज डिलीवर करना चाहता है, सब्जेक्ट इसका बेसिक क्या है वगैरह वगैरह, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर आप का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें भी ये रिटर्न में आता है 50 मार्क्स का, तो आपको इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इसे रट करके पास हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। ये कोई रटंती विद्या वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट वर्ड याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर को खुद ही लिख सकते हैं, बस इसे कुछ गहराइयों से समझना होगा। देखिए, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट होने के मेनली ये वजह है कि हम लोग जब डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन हमें याद दिखाई देते हैं। पहला तो हम किसी प्राइवेट कंपनी में जा कर के जॉब वगैरह कर लें, या दूसरा हम लोग जेई की तैयारी कर लें, राइट। तो ये दो ऑप्शन हमें ऑलमोस्ट दिखते हैं। लेकिन जो ये सब्जेक्ट है IMED, ये हमें थर्ड मेथड भी बताता है कि एक काम करिए कि आप अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट करिए। अब बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ फंड होता है, या किस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आइडियाज़ बिजनेस के बारे में ये सब्जेक्ट देता है। तो ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली लाइफ के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस सब्जेक्ट को आप सीरियसली पढ़िएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को आपको विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में बता सकूँ, और आपके जो रियल लाइफ है उसके साथ में रिलेट कर सकूँ। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे मेरे साथ में आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, तभी हम इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए। बिजनेस क्या होता है? एक तरीके से आपका खुद का व्यापार होता है, जिसमें आप स्वयं उस बिजनेस के मालिक बनते हैं और अपने अंडर में लोगों को काम देते हैं। मतलब नौकरी ना करके आप दूसरों को नौकरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, हाँ, और बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ये सब कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को स्टैंड किया और कई लोगों को नौकरी दी, तो वो लोग कौन कहलाते हैं? एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। वही चीज़ की जानकारी हमारा ये सब्जेक्ट हमें देता है। ये सब्जेक्ट हमें सबसे पहले तो ये जानकारी देता है कि जो हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपने अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट को पढ़ के एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और एक इंडस्ट्री हमारी बना दी, तो इंडस्ट्री को किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसकी जानकारी ये सब्जेक्ट देता है। जो इंडस्ट्री होगी आपकी इंडस्ट्री में कुछ भी बन रहा हो, आप कुछ भी रॉ मटेरियल को ला रहे हो बाहर से और अपनी इंडस्ट्री में बना रहे हो और फिर उसे बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी मैटर नहीं करता, बट इंडस्ट्री को मैनेज किस तरीके से करना है वो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा। और साथ ही में आपको ये भी बताएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या कलाएँ होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें
चीज़ें आपको ये सब्जेक्ट बताने वाला है। इन सब्जेक्ट को पढ़ने से आप ये समझ पाएंगे कि आप एक बिजनेसमैन अगर बनना चाहते हैं तो उस बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, और अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है तो आप कैसे उस एबिलिटी को अचीव करेंगे, कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये सब्जेक्ट बताएगा। देखिए दोस्तों, जो बिजनेसमैन होता है, बनने को मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूँ, आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। करना क्या है, एक सिर्फ छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, अगर मैं बात करूँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, एसबीएम की अगर मैं बात करूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूँ, तो वो बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत जो में आपको कंट्रोल करना होगा, वो कंट्रोल ये सब्जेक्ट आपको बताने वाला। तो आई होप कि अब तक आप इस सब्जेक्ट का जो यूज़ है आपकी रियल लाइफ में, डिप्लोमा करने के बाद या फिर आपकी जो हायर एजुकेशन है वो करने के बाद, वो ये सब्जेक्ट आज आपको बताने वाला है। तो इस सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने दो शब्द बताए हैं कि इंडस्ट्री मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ लेते हैं, और फिर हम लोग इंडस्ट्री मैनेजमेंट के बारे में समझते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और भी जो नेक्स्ट लेसन्स वगैरह हैं इस सब्जेक्ट के, उसमें हम लोग समझते रहेंगे। और शुरुआत के कुछ लेसन्स में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपने अंदर में कैसे लानी है, एंटरप्रेन्योरशिप का सही मतलब क्या है, इसके विषय में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो इस समय कई जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनको हम एक सरल मीनिंग से रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन से। आपको अगर मैं जब भी बोलूं तो आप इसे एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में बिजनेसमैन के उससे रिप्लेस कर लीजिएगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से एक नया व्यवसाय खोले, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस करने वाला तथा अपने बुद्धि विवेक से अपने धंधे को नए स्थल पर स्थापित करने वाला साहसी उपक्रमी जो होता है वो उद्यमी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो वही चीज़ हो गया कि एंटरप्रेन्योर का आप सही से मतलब अपनी डेली लाइफ के लिए मतलब क्या समझ सकते हैं, बिजनेसमैन से एक मतलब समझ सकते हैं, ठीक है ना। बिजनेसमैन से आप इसका मतलब रखिएगा, तो ये रिलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि बिजनेसमैन क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नए धंधों को, नए व्यापार को जन्म दे। और एंटरप्रेन्योर का भी मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बुद्धि तर्क से एक नए धंधे व व्यापार को जन्म दे और उसे नए स्तर तक की ले जाए, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न पत्र पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो आप, मुझे लगता है कि अब इसे बता सकेंगे कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यापार को जन्म दे, मतलब कि नए नए प्रकार के व्यापार को जन्म दे, नए क्रिएटिविटी के साथ में नया व्यापार करे और साथ में उस व्यापार को एक अच्छे लेवल तक ले जाए, उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। देखिए यहाँ पे SVJM के में जो होता है गवर्नमेंट में जेई एग्ज़ाम, उसमें भी ये पूछा गया है कि नवीनता मतलब कि जो क्रिएटिविटी होती है और आज़ादी मतलब कि इंडिपेंडेंस एक हमारे बिजनेसमैन में होना चाहिए। तो अगर एक कोई हमारा बिजनेसमैन है तो उसके अंदर ये दोनों गुण होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हालांकि अभी बहुत से गुण भी होने चाहिए बिजनेसमैन में, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन नवीनता मतलब कि क्रिएटिविटी, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बिजनेसमैन है, अगर आप या मैं कोई बिजनेसमैन है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, हर काम वैसे ही कर रहा है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं कि एक पानी पूरी वाला है और उसके बगल में दूसरा पानी पूरी वाला है,
ठीक है। एक पानी पूरी वाला पिछले 50 सालों से एक ही जगह में पानी पूरी लगा रहा है, और दूसरा जो पानी पूरी वाला है वो पिछले अभी 1 महीने से ही पानी पूरी लगा रहा है, लेकिन दूसरे वाले की अर्निंग ज़्यादा होने लगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा होने का पीछे का रीज़न ये है कि दूसरे वाले ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और साथ में क्रिएटिविटी के साथ में पानी पूरी बेचना शुरू किया है। ठीक है। तो दूसरे वाले की क्या होगी कि कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसे कमाएगा, और साथ ही में ये इंडिपेंडेंस होकर के काम करता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आएगा तो इसकी क्या होगी कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि 4 दिन ही मैं लगाऊंगा, बाकी दिन नहीं लगाऊंगा। तो इसने आज़ादी के साथ में अपना उद्योग शुरू किया, इसलिए दूसरे वाले की संभावना है कि ज़्यादा पानी पूरी बिके और इसके ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आप ये समझ गए होंगे एंटरप्रेन्योर का मतलब। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, आप इसे एक तरीके से बिजनेस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर को क्या बताया कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बिजनेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से बिजनेस मैन जो होता है वो बिजनेस चलाता है, उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अपने बिजनेस को चलाता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि किसी देश में आर्थिक प्रगति। चलिए मैं अभी इस परिभाषा को बताने से पहले थोड़ा सा आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एक तरीके से हमारे बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर जो होगा व्यक्ति, उसके अंदर का गुण ही होता है। ठीक है। तो उस गुण के तहत वो नए नए काम को करता है। तो आई होप कि अभी तक आप ये समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे जो परिभाषा लिखी हुई है मैं एक बार परिभाषा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, किसी देश की आर्थिक प्रगति उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। इस लाइन का मतलब क्या है आप ये समझिएगा कि हमारा जो भारत देश है या फिर आप कोई अन्य देश देखें तो उसमें जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो देश विकास करेगा। ठीक है। अभी ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई देश है, इस देश में मैं 2 देश मान लेता हूँ, एक देश 1 है एक देश 2 है। इस देश में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस देश में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन है मतलब कि औद्योगिक काम हो रहे हैं। और इस देश में क्या होता है कि खेती बाड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, खेती हो रही है सिर्फ। तो कौन ज़्यादा विकास की ओर जाएगा? तो सही मायनों में पहला वाला जो है देश ये विकास की ओर ज़्यादा जाएगा। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का फैक्टर आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दूं तो जो किसान होता है, किसान इतनी मेहनत करता है हमारे देश का, अनाज उगाता है और जाके मंडी में 12 रुपए का अनाज बेचता है। देखिए 12 रुपए के अनाज को उगाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करी। पहले बात तो बोया होगा, पहला बात किसान ने अनाज को बोया होगा, पानी किया होगा, दूसरी बात उसकी रख रखाई करी, तीसरी बात फिर उसके बाद उसकी कटाई करी, बुनाई करी, लेबर लगाया, सब कुछ करने के बाद 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसने जाकर के मंडी में बेच दिया। या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानूँ तो 15 रुपये केजी के हिसाब से मंडी पे बेच दिया उसने जा कर के। ठीक है ना। 15 रुपये का गेहूँ जो किसान ने मंडी पे बेचा, वही गेहूँ हमारा पिस करके मार्केट में आज 32 रुपये का है। प्रेजेंट टाइम में मैं आज की डेट में बता रहा हूँ 32 रुपये, कहीं पे 33 रुपये का है। आप देखिए दुगनी कीमत आ रही है। तो यहाँ से ये आपको पता चल रहा होगा कि अगर किसी देश में खेती ज़्यादा है तो वो देश कम डेवलप होगा, और अगर किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है तो वो देश ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है। हालांकि बिना खेती के इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं बैठता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन ज़्यादा प्रगतिशील में होगा वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो वही लाइन का मतलब है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। मतलब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो देश प्रगति करेगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार की मूल नीति भी एक दूर दराज के स्थानों में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए व उनके विकास में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए पूंजी विकेंद्रीकरण की सहायता देती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स
होते हैं, एक आपने माना कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पर आपका घर है वो गांव में है, तो उसके लिए कई बार सरकार जो होती है वो योजनाओं के माध्यम से आपकी सहायता करती कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकें, अपने फील्ड में आगे आ सकें। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए बड़े बड़े जो मीडियम जो होते हैं उद्योग और जो छोटे उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग जो एमएसएमई के अंदर में आते हैं, उनके लिए बढ़ावा देने के लिए उनको यहाँ पे जो सरकार होती है वो विकेंद्रीकरण की योजनाएं चलाती हैं ताकि अधिक से अधिक नए एवं बेरोजगार युवकों को स्वयं से रोजगार स्थापित करने के लिए सुचारू रूप से मदद मिल सके। अभी आपने देखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के माध्यम से कई बार ये योजनाएं आपने सुनी होगी कि जो भी व्यक्ति अगर अपना कुटीर उद्योग चालू करने वाला है तो 5 लाख तक की उसको लोन आसानी से मिल रहा है बैंकों के माध्यम से। तो ये सभी योजनाएं जो होती हैं, ये सभी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं। सरकार के माध्यम से इन योजनाओं को चलाने का मेन पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा देश है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ में जाए, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में होगा तो हमारा देश जल्दी से प्रगति करेगा, मतलब विकास करेगा। तो आई होप कि अभी तक आप एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चलिए अभी मान लिया कि अब तक मैंने आपको जो लेक्चर दिया, ठीक है, उसको आपने समझते हुए आपने डिसाइड किया कि मैं अब एक बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन का मतलब क्या है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को सीखेंगे, मतलब कि बिजनेस करने के तरीके को सीखेंगे और एक अपनी इंडस्ट्री अपनी बनाने वाले हैं। अब इंडस्ट्री बनाने वाले हैं आप, तो इंडस्ट्री को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, आप समझिएगा, इस बात को थोड़ा सा विचार करिएगा कि इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको प्रभावित कर रहे होंगे। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अब आप इंडस्ट्री को बना लेंगे या फिर जब आप इंडस्ट्री को बनाने वाले होंगे तब आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो वही अभी हमारा यहाँ पे ये टॉपिक है कि औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, मतलब कि फैक्टर्स टू इफेक्टिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला हमारा फैक्टर है कि टेक्निकल फैसिलिटीज़। मान लीजिए कि आपने एक इंडस्ट्री बनाई है XYZ के नाम से, पर उस इंडस्ट्री में कोई फैसिलिटी है ही नहीं टेक्निकल के नाम पे, मतलब कि लेबर है वो 7वीं मंजिल पर है, अब उसे फर्स्ट मंजिल पे आना है, पहली उसमें आना है, तो वो सीढ़ियों के माध्यम से आ रहा है मान लीजिए, तो उसे ज़्यादा समय लगेगा और शायद ये हो सकता है कि वो बीच में बैठ जाए और कई जगह अपना समय व्यर्थ करे। तो ज़रूरी है कि आपके जो इंडस्ट्री है अगर 7वें मंजिल की है तो उसमें लिफ्ट लगी हो, एलिवेटर लगी हो, जिससे आपके जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, आप ये समझिए जितनी ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ होंगी उतना ही बेहतर है। पंखे वगैरह अगर आपकी इंडस्ट्री में लगे होंगे तो उतना बेहतर है, आपके वर्कर्स को आराम मिलेगा और वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन का काम कर सकेंगे। ठीक है, अभी टेक्निकल फैसिलिटीज़ से आप ये भी ले सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो जितनी ही ज़्यादा ऑटोमेटिक होगी, मतलब ऑटोमेशन की ओर होगी, वो उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन को करेगी। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट अभी आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री बनाई है और इंडस्ट्री को अगर आप एक अच्छे मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा मायने रखती है। अगर टेक्निकल फैसिलिटीज़ होंगी तो आपके जो काम होंगे, जो आपका प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। सेकंड वन थिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री होगी या फिर इंडस्ट्री होगी उसकी बनावट जो होगी या उसका जो बेस होगा वो अच्छा होना चाहिए। कौन सी मशीन कहाँ पे रखी जाएगी, कितनी जगह लेगी, आपके ये सभी चीज़ें प्रॉपर निर्धारित होनी चाहिए। अभी आप मान लीजिए कि आपको कोई मशीन है, आपका ये हॉल है और कोई मशीन है जिसे प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और आपने इस जगह में लगा दिया है, तो प्रोडक्शन जब ये मशीन कर रही होगी तो उसे कम जगह मिल रही है, यहाँ पे बस केवल इतनी जगह मिल पा रही है, तो इस मशीन को यहाँ पे लगाना चाहिए था जिससे उसे फैल करके जगह मिलती। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आपकी कंपनी का कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है।
फिर सेकंड वन थिंग है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या फिर मैं ये कह सकता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी कंपनी जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल को ले सकती है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो कंपनी होगी या आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी होगी उतना ज़्यादा ये संभावना है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। और नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यही चीज़ आप समझ सकते हैं, या फिर आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई दूसरा भी रॉ मटेरियल हो सकता है, तो वो अपने अपने ऊपर बात निर्भर करती है। बाकी आपको यहाँ पे ये समझना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स भी हमारे इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। सेकंड वन थिंग है कि कैपिटल आपकी, ये आपने अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा निवेश किया हुआ है वो भी आपका मायने रखता है आपकी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो स्वाभाविक सी बात है आप जल्दी अपने इंडस्ट्री को ले जा सकेंगे। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति ने 50 लाख की इंडस्ट्री बनाई और एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की इंडस्ट्री बनाई, तो ऐसे में क्या हुआ कि इसने जो दूसरे वाले ने इंडस्ट्री बनाई, इसने एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉपर कराया, इसने मैनेजमेंट भी प्रॉपर किया, तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि जल्दी इंडस्ट्री ग्रो होगी। पर यही 50 लाख वाले ने जिसने कम कम काम किया तो उसकी इंडस्ट्री देर से ही सही लेकिन ग्रो होगी, लेकिन कम देर से ग्रो होने वाली है। तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी ये मायने रखता है। फिर आखिरी चीज़ क्या है कि इंस्पायर्ड पीपल। देखिए आपने इंडस्ट्री बना ली, मान लीजिए आपने इंडस्ट्री बना ली, टेक्निकल फैसिलिटीज़ टॉप लेवल की, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल का, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स टॉप लेवल के, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी टॉप लेवल के किया, खूब पैसे लगाए, 13,000 करोड़ 50,000 करोड़ खूब लगाए पैसे आपने। लेकिन जो उस व्यक्ति में जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे वो इंस्पायर ही नहीं थे। मतलब कि वो बुझे बुझे से रहते थे, पूरा दिन थके थके से रहते थे, उनको कोई काम करने के लिए बोला जाता तो काम नहीं कर पाते थे। या मैं आपकी बात करूं कि आप के अंदर इतना इंस्पिरेशन नहीं था, पॉजिटिविटी नहीं थी, तो भी आपकी कंपनी हायर लेवल पे नहीं जा सकती है, ये आप भूल जाइए। मतलब कि कंपनी को अगर आप हायर लेवल में पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसके वर्कर्स जो होने चाहिए वो इंस्पायर्ड होने चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनू जी का, जो आप काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह